आईआईटी में एडमिशन से पहले एक घटना हुई। मेरी माँ का देहांत हो गया। अगर मेरे गांव में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती तो उनका देहांत नहीं होता। मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी तब आई जब मैं आईआईटी क्वालिफाई किया। मुझे लगा कि यार मुझे छोटे बाजार शहर में नहीं रहना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एसपी बनना है। एंड सी हाउ डेस्टिनी लेट्स यू टू डू थिंग्स। हेलो एवरीवन, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। टाइम है 2:20 20 से 22 और दिन है 6 मार्च 2026। मेरे भाई आके बोलते हैं कि हो गया ना। तो मैंने बोला मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो लगभग पता चल जाता है कि अभी आधे एक घंटे में आने वाला है। तो उस टाइम में मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस रहा है कि रिजल्ट आता है नहीं होता है तो मैं तो लगता है कि यार ठीक है, रिजल्ट के टाइम मुझे शांति चाहिए। तो मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया था मोबाइल। भैया आके बोलते हैं कि हो गया ना, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। मैंने बोला मैंने देखा नहीं। फिर उनको लगा कि शायद मेरा नहीं हुआ है, तो वो बाहर चले गए मेरे रूम से। मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया और देखा, तो सर्च किया मुकेश, दिख गया ये 465 रैंक और मुकेश बंडवाल। बाहर आया, मैं बोला कि हाँ मेरा हो गया। उससे पहले का मेरा जर्नी क्या रहा है बचपन से, वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुकेश बंडवाल है। मेरी रैंक इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 में 465 है और इस बार मैं आईपीएस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ स्टार्ट होती है जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है। उसमें चकाई ब्लॉक में बिस्कोरवा गांव से। वहाँ कंडीशन बचपन में ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड उतने अच्छे नहीं हैं। वो जमुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, या क्राइम्स, डकैती, ये सब आम बातें थी उस वक्त जब मैं बच्चा था। शाम को 6 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है। थोड़ा डर का माहौल तो है ही। वैसे कंडीशन में मैं पला बढ़ा हूँ। अब वहाँ से एक बात बताता हूँ कि मेरा माइंड किस तरह काम करता था, एक बच्चे का माइंड। जब मैं बच्चा था और ठंड के दिन है, अलाव ताप रहे हैं सब लोग, तो वो पूछते हैं मुकेश क्या बनोगे बड़ा होके? तो क्योंकि उसमें इंटरनेट तो था नहीं कि मैं जान पाऊँ कि हाँ, कोई कलेक्टर एसपी भी होता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर भी होता है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं। मैं बस ये देखता था कि मेरे गाँव में फॉर्चुनेटली एक हाई स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उनके जो हेडमास्टर थे उनकी बड़ी इज़्ज़त होती थी। मैंने कहा कि मैं हाई स्कूल का हेडमास्टर होना चाहता हूँ। ये बात है जब मैं अराउंड क्लास 2-3 में होऊँगा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे गाँव में कोई क्राइम हुआ है और उसके लिए एसपी आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो जब मैंने देखा कि उनके काम करने का तरीका क्या है, उनके प्रति लोगों का रवैया क्या है, तो मुझे लगा कि यार इनका काम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। क्राइम को कंट्रोल करने में इनकी भूमिका अहम है। ख़ासकर जब मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर इतनी क्राइम्स है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, एसपी बनना है। एंड सी हाउ डेस्टिनी लेट्स यू टू डू थिंग्स। आप देखिए कि उस इंसिडेंट से कैसे-कैसे लाइफ में चेंजेज़ आए हैं और फिर मैं वापस वहाँ पर कैसे आ गया। क्लास 6 के बाद मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई अच्छे से करता था। गवर्नमेंट स्कूल है, उसके लिए मुझे बुक्स मिले हुए हैं, मैं उसी बुक्स को पढ़ता हूँ। न्यूज़ मुझे फ़ॉलो करने की आदत थी, तो उस समय मैं रेडियो सुना करता था, जिन्हें वो टाइम याद होगा तो ढाई से 3 के बीच में आधे घंटे का आता था न्यूज़। तो मैं वो सुना करता था, जिससे देश-दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता रहता था। क्लास 6-7 में ही मुझे इस तरह का इंटरेस्ट जगने लगा था कि देश-दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद मेहनत करके मैं 10th पास किया। फॉर्चुनेटली 10th एग्ज़ामिनेशन में मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो क्योंकि वहाँ से मैं वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बना मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में, तो मुझे फिर पटना आने का मौका मिला पढ़ने के लिए। जब पटना आया, तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे आईपीएस, आईएएस के लिए जाना है। लेकिन जब मैं पटना आया, तो रियलाइज़ हुआ कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अनसर्टेन भी है, और ख़ासकर जैसा मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जहाँ मैं सिक्योर रहूँगा ज़्यादा। और यू वोंट बिलीव, ऐसा हो सकता है
क्योंकि मुझे उसमें तक पता नहीं था कि आईआईटी एक अच्छा कॉलेज है। जब मैं वहाँ 11th के लिए पढ़ने आया, तब समझ में आया कि अच्छा एक कॉलेज है आईआईटी जहाँ से पढ़ के आप लाइफ़ को सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी खुल जाती हैं उस कॉलेज में जाके। और जब मुझे लगा कि यार मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है कि मैं फुल आईएएस, आईपीएस के लिए डेडिकेट कर सकूँ क्योंकि अनसर्टेन एग्ज़ाम है, तो मैं सोचा कि आईआईटी क्वालीफ़ाई करते हैं। तो वहाँ मैंने मेहनत की और फॉर्च्यूनेटली मेरा आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया। लेकिन आईआईटी में एडमिशन से पहले एक घटना हुई, मेरी माँ का देहांत हो गया, लेकिन वो बहुत आकस्मिक था। मुझे अभी भी लगता है कि अगर मेरे गाँव में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती और उनको तुरंत आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर इमरजेंसी मेडिकल सुविधा मिल जाती, तो उनका देहांत नहीं होता। वो मुझे बहुत अफ़ेक्ट किया। वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट इसलिए किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे गाँव में नहीं रहना है। मुझे छोटे बाज़ार शहर में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होता है। एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होती है और मेरे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी तब आई जब मैं आईआईटी क्वालीफ़ाई किया। तो मुझे लगा कि यार मुझे छोटे बाज़ार शहर में नहीं रहना है। आईआईटी गया तो वहाँ पे जिस तरह का माहौल मिला, वहाँ मैंने पढ़ाई की अच्छे से। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे नहीं जाना है सिविल सर्विसेज़ में, क्योंकि मुझे अच्छी लाइफ़ जीनी है और जो अच्छे बड़े शहरों में मिलती है। और मैंने अपना फाइनेंशियल हर्डल भी देखा था, तो मुझे लगा था मुझे पैसे भी चाहिए। फिर जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरी जॉब लगी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहाँ मैंने काम किया। मेरा प्लान ये था कि मैं जॉब करूँगा, कुछ पैसे बचाऊँगा, उसके बाद में एमबीए के लिए आईआईएम्स या कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं बिज़नेस अपना स्टार्ट करूँगा। फिर होता ये है कि अराउंड मैं 1 साल काम करता हूँ और मुझे लगता है कि यार लाइफ़ में मुझे क्या चाहिए? तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि यार लाइफ़ में मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि यार लाइफ़ में जो चाहिए उसी को आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आप पैसे चाहते हैं लाइफ़ में, तो आपको पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं पे, बिज़नेस में या कहीं और। उसी तरह से अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो मुझे हैप्पीनेस बाँटना पड़ेगा। वो मेरे नेचर में आना चाहिए और मेरे अंदर ये था भी कि जब भी मैं किसी के काम आ पाता था या जब भी मैं किसी का हेल्प कर पाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि इसका क्या प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जहाँ मैं आराम से ये कर सकता हूँ। तो एक तो ये था कि मैं किसी एनजीओज़ या सीएसओ से जुड़ जाऊँ, या अगर मैं खुशी बाँटना चाहता हूँ, तो या तो मैं कोई एनजीओ जॉइन कर लूँ, या तो ये है कि सिविल सर्विसेज़ एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे फिर ये लगा कि मैंने बात किया अपने भाई से, अपने फ़ादर से, अपने मामा से कि मैं ये पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। मैंने मामा से बात किया, मामा बोले क्या कि इतना अच्छा जॉब है, छोड़ना ठीक रहेगा? क्या जॉब के रहते हुए साथ प्रिपेयर किया जा सकता है? तो मैंने बोला कि ये जॉब डिमांडिंग है, जॉब अच्छा है, लेकिन डिमांडिंग जॉब है। जॉब के साथ प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने फ़ादर से बात किया, फ़ादर बोले क्या कि अगर तुम लगता है कि जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना चाहिए, तो तुम छोड़ दो, मतलब जितना हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ समय तक काम कर चुका था कंपनी में, तो मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, मुझे लगा कि ठीक है छोड़ते हैं। मैंने जॉब छोड़ दी और प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब प्रिपरेशन करने में शुरुआत में मुझे ये लगा ना कि मुझे सोसाइटी में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी मुझे समझ है। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस एग्ज़ाम को निकालने में। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस बैकफ़ायर किया, क्योंकि हुआ ये कि एक तो मैं लेट प्रिपेयर किया और जब प्रीलिम्स दिया, तो फॉर्च्यूनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब कभी-कभी ये होता है, ज़्यादातर केस में अगर आपका मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो वो ब्लेसिंग्स इन नहीं है। तो कभी-कभी ये होता है कि जब मेरे केस में ये हुआ कि मैं मेंस के लिए रेडी नहीं था प्रीलिम्स से पहले, और प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया, तो मेरा मेंस अटक गया। अब क्योंकि बार-बार प्रीलिम्स मेरा क्वालीफाई हो रहा था और मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था इम्प्रूव करने का, तो मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे आ ही नहीं रहे थे। एक कभी-कभी होता है ना कि एक्किलीज़ हील हो जाना, तो मेरे लिए मेरा ऑप्शनल एक्किलीज़ हील हो गया था कि उसमें मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। पर ठीक है, मैं प्रयास कर रहा था।
2021 में ऐसा हुआ कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा कि अच्छा हुआ एग्ज़ाम। मैंने इंटरव्यू दिया और जब रिज़ल्ट आया तो देखा मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन 2021 में ये हुआ था कि फिर तुरंत से वो उन्होंने मार्क्स भी रिलीज़ कर दिया था। मैंने अपना मार्क्स देखा, मैंने देखा कि यार 3 मार्क्स का गैप है, फाइनल लिस्ट में और मेरे में। और फिर मुझे पता चला कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे एसे में अच्छे मार्क्स आए होंगे 130 प्लस के आस-पास, उसमें मेरे 90 जो मार्क्स हैं। और जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे ऑप्शन में कम आए होंगे, वहाँ मेरे अच्छे मार्क्स थे। यू नेवर नो कि क्या होता है इस एग्ज़ाम में। बस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकते हैं, यही इस एग्ज़ाम में है। मैं लगातार प्रिपेयर कर रहा था। 2023 का रिज़ल्ट आता है, वो मेरे लिए बहुत डिवास्टेटिंग होता है। हालाँकि उसके पहले एक और बात होती है, 2022 का एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा ही, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, उसमें मेरी 113 रैंक आती है। तो वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई अच्छा जॉब मिल गया है, अब मैं सीएसई के लिए अच्छे से डिवोट कर सकता हूँ। तो 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया अच्छे से, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। वो मेरे लिए इस पूरे जर्नी में सबसे हार्ड मोमेंट था, क्योंकि मैं लगातार मेंस लिख रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, आईएफएस का इंटरव्यू दे रहा था, सीएसई का इंटरव्यू दे रहा था। इससे जस्ट पहले सीएपीएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा सीएसई के फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है। ऐसा लगा कि मैं आई कैन नॉट ब्रीथ। मैं बहुत रोया। मैंने मामा को कॉल किया, वो भी मेरे साथ रोए। मैंने पापा को कॉल किया, वो भी मेरे साथ रोए। लेकिन पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, भगवान राम को लाइफ में बहुत तकलीफ़ हुआ है, उनके लाइफ से सीखो कि कैसे वो हार्डशिप्स में कैसे उन्होंने खुद को कंडक्ट किया है। उनसे सीख के लाइफ में अच्छा करने का प्रयास करो। फिर मैंने खुद को इकट्ठा किया कि नहीं यार, अच्छा करेंगे। आपने अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया रहता है, तो आपको दोबारा उठ खड़ा होने की हिम्मत देता है। तो क्योंकि मैं अपने गाँव से पटना आया था, पटना से आईआईटी गया था, उसके बाद मेरा सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब बातें मुझे कह रहा था कोई बात नहीं भाई, दोबारा उठ खड़ा हो। उसके बाद 2025 का मैंने लिखा सीएसई का एग्ज़ाम और फॉर्च्यूनेटली मेरा इसमें नाम आ गया। जब मैं 2025 का एग्ज़ाम लिख रहा था और उसके पहले जो एग्ज़ाम लिख रहा था, उसमें फ़र्क क्या था? पहले वाले एग्ज़ाम में मैं ऐसे लिख रहा था कि यार होना चाहिए, यार मेरा हो जाएगा, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम लिखा है, मैंने पेपर अच्छा किया है, इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे। मैं हर बार ये सोचता था। इस बार क्या था कि मैं बस अच्छे से पढ़ूँगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा और एग्ज़ाम लिखूँगा। होना है हो, नहीं होना कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है, मेहनत करने का एटीट्यूड आ गया है। मैं लाइफ़ में कहीं और अच्छा कर लूँगा अगर नहीं भी होता है ये एग्ज़ाम तो। तो मैं इस बार एक्सपेक्टेशन रख के एग्ज़ाम नहीं दे रहा था। पहले बस इतना था मैं मेहनत करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, एग्ज़ाम लिखूँगा, जो होना है हो। नहीं भी होता है, तो मैं खुद को ऐसा बना लिया हूँ कि कहीं और अच्छा कर लूँगा। अब देखिए रिज़ल्ट आता है और मेरा क्लियर हो जाता है। मेरे जब मार्क्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे ऑप्शनल में 270 के आस-पास मार्क्स आए होंगे और एसे में मेरे 120 प्लस आए होंगे। जब मार्क्स आता है मैं देखता हूँ कि इस बार मेरा एसे में ही सबसे कम मार्क्स है। मैंने इतनी बार मेंस लिखा है, लोएस्ट मार्क्स इसी बार एसे में है। 2021 से भी कम मार्क्स है इस बार एसे में और मेरे ऑप्शन में 299 मार्क्स हैं और मेरे इंटरव्यू में एवरेज से बिलो मार्क्स आ गए हैं। ये मार्क्स के बेसिस पे फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने 2021 में के रिजल्ट के टाइम कहा था। क्या? कि जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मार्क्स आएगा, वहाँ पर कभी-कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, कहीं-कहीं पर कभी-कभी वहाँ पर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये एग्ज़ाम का यही प्रोसेस है। दूसरा ये कि कैसे डेस्टिनी काम करती है। क्लास 6-7 का बच्चा जो अपने बुक पे लिखा था, एसपी मुकेश बर्नवाल, आईआईटी इंटर करता हुआ बच्चा जो ये कहा था कि नहीं भाई, मुझे अच्छे शहर में जीना है, मैं छोटे शहरों में, गाँव में नहीं जीना चाहता, मुझे बिज़नेस करना है। लेकिन दोबारा डेस्टिनी ऐसी है कि मुझे दोबारा उसी जगह पे लाके खड़ा कर दी कि मुझे आईपीएस मिल रहा है या उसके चांसेस हैं कि मुझे आईपीएस मिलेगा। तो देखिए किस तरह से डेस्टिनी प्ले करती है, पहला बात। दूसरा बात कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सक्सेस में मेरा ही
ज़्यादा रोल रहा है। मैं जैसे कहा था कि श्री कृष्ण और श्री राम की लाइफ से मैं सीखता हूँ या और भी जो भी महापुरुष हुए हैं, अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, सबके लाइफ से सीखता हूँ। मुझे जो यहाँ सक्सेस मिली है यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ में, उसमें मैं अपना रोल इतना ही मानता हूँ कि मैंने अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद इसमें मेरे फ़ादर का, मेरे मदर का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और इसके साथ-साथ हालाँकि जर्नी लंबा रहा है बट स्टिल आई वुड से कि मैं अंततः इस एग्ज़ाम में लकी रहा हूँ क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत काबिल भी होंगे लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया होगा। मैं बस ये कहता हूँ कि जब भी सक्सेस मिले तो पहली बात आप ग्राउंडेड रहना चाहिए कि मैंने खुद को योग्य बनाने का प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से मुझे सक्सेस मिली है। इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सेकंड डेस्टिनी है, इस बात को आपको मानना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सटर्नल फैक्टर प्ले करता है आपके लाइफ में। और थर्ड जब भी आप हार जाएँ और लगे कि सब खत्म हो गया है, तो अपने आप के साथ बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए और अपने पास्ट सक्सेस को याद करना चाहिए, जो आपको हिम्मत देगा। आपको वैसे लोगों से बात करना चाहिए, जो आपके हितैषी हैं, जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल रहें। वो आपको इमोशनल सपोर्ट करेंगे और अंततः ये कि अपनी नीयत अच्छी रखिए क्योंकि आप देखिए कि मेरे जो इस बार मार्क्स आए हैं, अगर मेरे सेकंड लोवेस्ट मार्क्स भी आते जितने मैंने मेंस लिखे हैं ऐसे में, तो भी मेरा रैंक अच्छा हो कि मेरा आईएएस हो सकता था। लेकिन मुझे उतना ही मार्क्स मिला जितना मुझे आईपीएस मिल सकता था। तो डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। ये सब समझते हुए मुझे लगता है कि लाइफ़ को कंडक्ट करना चाहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, जो इतना हार्डशिप में भी इतने कम सुविधाओं के साथ भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे भाई का, जो छोटा होते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पूरी फैमिली का, मेरे मामा का, मेरी बहन का, मेरी पूरी फैमिली का जिन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया और थैंक गॉड कि अल्टीमेटली चीज़ें मेरे फ़ेवर में आ गई इस एग्ज़ाम के लिए। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ से ये सोच पाना कि मैं आईएएस, आईपीएस बनूँगा, ये सोचना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पता होता है कि किसी और को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही है, कोई वो अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, वहाँ पर क्लासेस सही से चलती हैं, बुक्स या अदर चीज़ें अवेलेबल हैं आराम से, फिर हमको उनके साथ कम्पीट करना है, तो सोचना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है। अगर इच्छा शक्ति है आपके अंदर, तब आप लिमिटेड रिसोर्सेज़ को भी यूज़ करके अच्छा कर सकते हैं। तो पहले अपने अंदर ना कुछ करने की इच्छा शक्ति डेवलप करना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर रिसोर्सेज़ लिमिटेड भी हैं, तब भी आप मेहनत करेंगे और नीयत सही है, तो लक साथ भी देगा और उसे सक्सेस मिल जाएगा। एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को समझना। आप जितना बेहतर एग्ज़ाम को समझेंगे, उतना ज़्यादा चांस है आपको क्वालीफ़ाई करने का। जैसे मेरा प्रीलिम्स जैसे मैं कहता रहा हूँ कि लगातार मेरे क्वालीफ़ाई होते रहे हैं। मेरे आईएफएस का भी मैंने 4 बार क्वालीफ़ाई किया है कट ऑफ प्रीलिम्स का। तो कैसे क्लियर किया है मैंने उसका कट ऑफ क्लियर क्योंकि सिविल सर्विसेज़ और आईएफएस के प्रीलिम्स कट ऑफ में लगभग 15-20 मार्क्स का फ़र्क होता है। वो बस ये चेक करते हैं कि जब पैटर्न चेंज आता है, डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं, तो आप 2 घंटे में अपनी कामनेस तो लूज़ नहीं कर देते। आप काम, कंपोज़्ड पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं या हड़बड़ा जाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस सर्विस में जाएँगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल देखा-सुना हुआ ही चीज़ें हैंडल करने को नहीं मिलेगा। कई बार वैसी चीज़ें हैंडल करने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है। आपको उसी टाइम, उसी मोमेंट पे डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स वो भी चेक करती है, वेदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन यू कैन मेंटेन योर कामनेस और नॉट, वेदर यू कैन फाइंड राइट ऑप्शन टू टिक और नॉट कि क्या सही करना चाहिए। तो अगर
आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो प्रीलिम्स का हर्डल सिर्फ नॉलेज नहीं है। प्रीलिम्स का हर्डल ये है कि आप एग्ज़ाम के टाइम में आपका माइंड शांत रहता है कि नहीं? आप काम कंपोज़्ड वे में पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं? उसके बाद मेंस का जो स्टेज है, उसमें डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, कैसे वो सवाल पूछते हैं, कैसे वो ए, फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को और क्या डिमांड है एक्चुअल में। इसके लिए ज़रूरत अगर लगता है, तो आप किसी सीनियर्स का, किसी मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। और इंटरव्यू स्टेज के लिए मुझे ये समझ आता है कि थ्रू एवरी क्वेश्चंस दे आस्क, दे ट्राई टू जज वेदर यू आर सूटेबल फॉर द सर्विस और नॉट। तो आप हर क्वेश्चंस के थ्रू आप जितना ऑनेस्टी या जितना इंटीग्रिटी या जितना ये दिखा पाएँ कि आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी है, आपके मार्क्स आने के चांसेस अच्छे रहेंगे। देखिए मैंने जैसे बताया था कि आईआईटी के एडमिशन के पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो मेरे फ़ादर का रिएक्शन ये था, मेरे फ़ादर का, मेरे बड़े पापा का, मेरे भाई लोगों का, वो लोग रो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया है इसके लिए। मैंने कितना अब अगर 20 टू 30 का देखें तो ये मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ़ है, जहाँ पर आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ये आपको पूरा लाइफ़ डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करेंगे। उनको पता था कि मैंने कितने साल गँवाए हैं इसमें, तो वो लोग रो रहे थे कि चलो इसने इतना मेहनत किया है तो इसको सक्सेस मिल गया है। मेरा ये था कि मैं बस शांत हो गया था कि यार लिस्ट में नाम आ गया है। मतलब इतना साल का मेहनत ऐसा नहीं है होगा कि मैं फेलियर कहलाऊँगा। मुझे कुछ सर्विस मिलेगा और मैं उसमें अच्छा काम करूँगा। देखिए जब मैं ये सोच रहा था कि व्हाई सिविल सर्विसेज़, तो एक तो मैं ये बताया कि मैं हैप्पीनेस चाहता था और मुझे लगा कि अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर मैं किसी को हेल्प करके खुद हैप्पी हो रह सकता हूँ। दूसरा ये कि मैंने ये देखा है कि डिस्पाइट चैलेंजेज़ हैं, ऐसा नहीं चैलेंजेज़ नहीं हैं, बट स्टिल अगर मेरे गाँव में स्कूल नहीं होता, तो मैं कैसे आगे निकल पाता? तो पब्लिक सिस्टम डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं जिस तरह से अगर पहला गाँव में स्कूल, दूसरा आईआईटी, ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर ये सब नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो मुझे लगा कि जिस तरह से पब्लिक सिस्टम हेल्पफुल होती है, मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, मैं भी उस सिस्टम का पार्ट होना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अपने से बैकग्राउंड के लोगों के लिए मैं काम कर पाऊँ। या और भी जितना मौका मिले आगे बढ़ने का, सोसाइटी इकॉनमी के लिए अच्छा करने का, तो वहाँ काम कर पाऊँ। दूसरा, मुझे ये समझ में आने लगा था कि अगर सोसाइटी में 3 चीज़ें अगर अच्छी हो जाती है, तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी ओवरऑल। पहला एजुकेशन सिस्टम, दूसरा हेल्थ केयर और तीसरा क्राइम फ्री सोसाइटी। तो मुझे ये लगा कि आईएएस, आईपीएस में ये सुविधा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आईपीएस मिलेगा, तो मेरा रोल ज़्यादा रहेगा कैसे मैं सोसाइटी को क्राइम फ्री रख सकता हूँ, जहाँ भी मैं पोस्टेड रहूँ। मेरा सोच ये रहेगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, देश के किसी भी कोने में मेरी पोस्टिंग हो, मैं जहाँ भी रहूँ, आई विल ट्राई टू मेक at least my jurisdiction crime free. Thank you, Joe Stocks, for giving me the opportunity. And I thank my parents, my brothers, sisters, my whole family for supporting me all the time. And I also, certainly, my teachers, my mentors who have guided me all through this preparation. Thank you.